अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान और आज मेरे साथ मेहमान हैं सेनेटर अफनानुल्लाह और उनके साथ साकिब बशीर, सीनियर जर्नलिस्ट और कोर्ट रिपोर्टर। आज का दिन हमें याद दिलाता है 16 साल पहले उन कारसाज हमलों की कि जो बेनज़ीर भुट्टो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की तवील अरसे के बाद वतन वापसी पे कराची में हुए थे। आज तक उन हमलों के पीछे या उन हमलों में मुलव्वस मुल्ज़मान का पता नहीं चल सका। ये दौर था जनरल परवेज़ मुशर्रफ का और ये बेनज़ीर भुट्टो पे पहला हमला था और इसके ठीक तकरीबन 2 महीनों के बाद ही बेनज़ीर भुट्टो पर दूसरा कातलाना हमला लियाकत पाक रावलपिंडी में हुआ था, जिसमें वो शहीद हो गई थी। तो इन हमलों को आज हम 16 साल गुजरने के बाद भी इसलिए याद रखना ज़रूरी समझते हैं कि सिर्फ इदारों को और आवाम को ये याद दहानी रहे कि बड़े बड़े वाक़यात और हादसात इस मुल्क में हो जाते हैं, मगर फिर हमारे इदारे किसी मसलहत या अपनी कमज़ोरी की वजह से उन वाक़यात में मुलव्वस मुल्ज़मान तक नहीं पहुँच पाते और इसीलिए ऐसे वाक़यात बार बार होते हैं। अब की बार 21 अक्टूबर को नवाज़ शरीफ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म भी वापस आ रहे हैं और शायद उनके इस्तकबाल के जो तकरीबात हैं और जो उनका इस्तकबाल होना था वो भी इसीलिए नहीं किया जा रहा और एक जलसे का वक्त और जगह मुतय्यन कर दी गई है लाहौर में मीनार पाकिस्तान को शाम 5 बजे, और वहाँ पे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म खिताब करेंगे। इसी हवाले से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, मगर मुख्तसर मैं कुछ अपनी यादाश्त भी ताज़ा कर दूँ। कारसाज हमलों के दौरान मैं बतौर एक रिपोर्टर रॉयटर्स टेलीविज़न के साथ एक रिपोर्टर की रिपोर्टिंग की असाइनमेंट में कराची में मौजूद था और उस ट्रक के साथ कई घंटे चलते रहने के बाद थकावट का शिकार हुआ और फिर कराची में ही मुकामी होटल की तरफ लिफ्ट लेके एक मोटरसाइकिल वाले से वहाँ पहुँचा और बिस्तर पे तकरीबन गिर पड़ा और बहुत ही थकावट का शिकार था। उसी वक्त टेलीविज़न स्क्रीन्स के ऊपर जो बराह रास्त मनाज़र उस वक्त दिखाए जा रहे थे एक टेलीविज़न के ऊपर, उसमें एक के बाद दूसरा धमाका हुआ। पहले चंद ज़ख्मियों के टिकट चले और उसी वक्त होटल का कमरा छोड़ के वापस मुझे उस जगह पे जाना पड़ा, मगर खुदा ताला ने मुझे भी महफूज रखा और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो भी उन 2 खुदकुश हमलों में महफूज रही। ये बहुत ही एक अफसोसनाक और बड़ा ही अंदोनाक वाक़या था। खुदा न खास्ता अगर बेनज़ीर भुट्टो को उस वक्त भी कुछ हो जाता तो मुल्की सियासत का रुख ही शायद कुछ और होता, और मगर बाद में बेनज़ीर भुट्टो इसके दूसरे जो खुदकुश हमले थे उनमें जो है जाबर ना हो सकी। इसी हवाले से हम बात करेंगे सेनेटर अफनानुल्लाह साहब। सियासतदानों के लिए तो ये बहुत बड़ा इम्तहान है सिक्योरिटी पाकिस्तान में, और वो भी जब इस तरह की रैलीज़ या इस्तकबाली रैलीज़ के हवाले से, तो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ जो अब वापस आ रहे हैं तो उनके लिए भी कोई ख़ास इंतज़ामात हैं सिक्योरिटी के, और ये इस्तकबाली जो तकरीब होनी थी एयरपोर्ट पे वो भी यही आपकी पार्टी कह रही है कि वो नहीं की जाएगी अब, तो क्या मामला चल रहे हैं उनकी तैयारी के हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, उनके सिक्योरिटी का पूरा एक स्टाफ है, वो पूरे उनके ट्रेनिंग हुई हुई है, प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं जो भी होना चाहिए उस टाइम के ऊपर। वो जो है हमारी जो अभी तक इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि वो जलसा का आएंगे वाया हेलीकॉप्टर फ्रॉम लाहौर एयरपोर्ट, जो अभी तक हमारा प्लान है। आगे जाके शायद हो सकता है तब्दील भी हो सकता है, तो ज़ाहिर है हम तमाम चीज़ों को सामने रख के ही उस प्लान को बना रहे हैं और उनकी सिक्योरिटी का इंशाल्लाह पूरा जो है वो इंश्योर किया जाएगा। बाकी अल्लाह ताला के हाथ में। ठीक है, तो आपके ख्याल में नवाज़ शरीफ साहब ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़मानत की आज दरख्वास्त दायर की है, तो पहले तो वो इस्लामाबाद ही आएंगे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे? कानूनी तकाजा तो यही है जो अब लग रहा है, क्योंकि कल तक की तारीख मुकर्रर हो गई है। देखें, ये तो ज़ाहिर है इसके ऊपर जो है वो लीगल टीम ज़रा बेहतर रोशनी डाल सकती है, लेकिन मेरा ख्याल यही है कि वो शायद पहले इस्लामाबाद में आके वो ज़मानत जो है वो करें और फिर लाहौर जाएं, लेकिन ये ज़ाहिर है इसके ऊपर लीगल टीम जो है वो जो काम कर रहे हैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से। कानूनी महाज के हवाले से साकिब बशीर साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी कवर करते हैं और आज ये सारा दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी रहे। साकिब बशीर, नून लीग की जो कानूनी टीम ने आज दरख्वास्त दायर की है, उनकी हिफाजती ज़मानत के लिए दरख्वास्त दायर की है, ये दरख्वास्त है क्या और आज की कार्रवाई क्या थी? उनकी दरख्वास्त तो ये है कि 21 अक्टूबर को दिन 1 बजे वो इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पर उतरेंगे
तो एयरपोर्ट से लेकर अदालत सरेंडर करने तक उनको प्रोटेक्शन दी जाए, ये उनकी दरख्वास्त है। और उसके बाद फर्दर जो अपीलें हैं, 2 अल-अज़ीज़िया रेफरेंस और एवनफील्ड रेफरेंस की अपीलों के हवाले से उनकी अलग से 2 दरख्वास्तें जो है वो आएंगी। आज की जो समाअत थी, उस समाअत में 2 जजेस थे, उन्होंने समाअत की। तो सबसे अहम जो पहलू है उसमें अमजद परवेज़ ने तो अपना केस पेश किया, लेकिन जो नोटिस नहीं था नैब प्रोसिक्यूटर को, लेकिन वो कमरा अदालत में मौजूद थे। फिर अदालत ने पूछा, वो आ गए रोस्ट्रम पे। तो पहले तो जो नैब प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने कहा कि मैं ऑब्जर्व करने के लिए जो साइलेंट ऑब्जर्वर तो आया हुआ था। तो उसके बाद उन्होंने पूछा कि क्या आपको कोई इंस्ट्रक्शंस हैं नवाज शरीफ साहब केस के हवाले से। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, मैं अंडर इंस्ट्रक्शन हूँ। अच्छा। नैब के जो इदारा है उन्होंने पहले कहा कि मैं सिर्फ देखने आया था, फिर कहते नहीं मुझे हदायत जी हदायत दी हैं। तो ये थोड़ा सा उनका कंट्राडिक्टरी स्टांस था। इस वजह से मेरा ख्याल है आज मामला आगे नहीं बढ़ सके। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने फिर उनको कहा कि इसका मतलब ये है कि आप कल आके कहेंगे कि ये अपीलें जो है वो आप कलअदम करार दे दें। तो उस पर फिर जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने कहा कि नैब को नोटिस करना भी ज़रूरी है। तो कल के लिए जो है वो उन्होंने नोटिस किया है। अब कल नैब आके इसके अगेंस्ट तो बात नहीं कर सकता कि आज जो नैब के एक सीनियर जो उनके प्रोसिक्यूटर हैं, स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं, और ये जो एवनफील्ड रेफरेंस था जब नैब बना चल रहा था नैब कोर्ट में, तो तब भी यही थे। तो जो स्पेशल आके कोर्ट के सामने उन्होंने स्टेटमेंट दी है। अब नैब कल आकर ये तो नहीं कह सकता कि जो नहीं हम इसकी मुखालफत करते हैं। तो इट मीन कि नैब का यही बयान कल भी रहेगा। तो इसको अगर देखा जाए तो जब जिस एजेंसी या प्रोसिक्यूशन इदारे ने जो एग्री है इस बात पर कि ठीक है अगर वो आना चाहें, सरेंडर करना चाहें तो हम एग्री हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि शायद जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उनको प्रोटेक्शन दे देगी। प्रोटेक्टिव बेल तो उनकी बाद वाला मामला है, प्रोटेक्शन दे देगी। तो प्रोटेक्शन अगर कल उनको मिलती है तो फिर फ्राइडे तो वैसे डिवीजन बेंच नहीं होता, सैटरडे संडे अदालतें नहीं होती। तो मेरा ये ख्याल है कि शायद मंडे तक उनको प्रोटेक्शन जो है वो मिल जाएगी। तो फिर मंडे को वो नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे? जी बिल्कुल, जब तक उनको प्रोटेक्शन मिलेगी वो टाइम तो वो फ्री होंगे, लीगली उनको प्रोटेक्ट हो जाएंगे। वो लाहौर उतरें, इस्लामाबाद उतरें, कहीं पे भी जाएं और जलसे से खिताब करें, तकरीरें करें, कुछ भी कर सकते। मतलब अगर बिल्कुल प्योरली कानूनी तौर पर बात की जाए तो वो उनको आज़ादी होगी। तो उसके बाद जब अगर मंडे तक प्रोटेक्शन मिलती है तो मंडे को फिर उनको यहाँ पे सरेंडर करना पड़ेगा। और उसमें फिर एक बहुत बड़ा सवाल सामने आएगा कि जो सज़ा याफ्ता हैं क्या उनको ज़मानत मिल सकती है, क्योंकि उनकी ज़मानत मिलने के लिए उनकी सज़ा मुअत्तली ज़रूरी है, और सज़ा मुअत्तली के लिए ज़ाहिर सी बात है दूसरी तरफ तो नोटिस करना पड़ेगा। अब ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मंडे वाले दिन जो है वो नैब वहीं पर मौजूद हो, नैब एग्री कर जाए कि ठीक है आप जो है वो आज ही सस्पेंड कर दें, क्योंकि हमेशा से FIA, पुलिस या नैब हो, इन्होंने ही केस लड़ना होता है। अगर ये ही जो पिटिशनर है उसके साथ एग्री कर जाएं तो फिर बज़ाहिर अदालतें मामला जो है वो बहुत आगे तक लेकर नहीं जाती। तो उनको प्रोटेक्शन भी मिल जाएगी, आगे चलकर ज़मानत भी मिल जाएगी मेरा ख्याल है। और जो उनकी 2 अपीलें हैं वो अपीलें तो बज़ाहिर एक फॉर्मेलिटी है, एक अपील की हद तक तो वो क्लियर हैं, और दूसरी जो मरहूम जज अरशद मलिक हैं उनके किरदार उसमें चीज़ें थी, तो इस वजह से वो बज़ाहिर केस जो है वो रिमांड बैक होना है। उसमें अगर नैब ने बयान दे दिया कि ठीक है आप रिमांड बैक कर दें या नैब एग्री कर जाए तो फिर भी उनको रिलीफ मिल जाएगा। तो इट मीन के जो 3 हर्डल्स हैं, प्रोटेक्शन, फिर बेल और उसके बाद अपीलें, इन तीनों में मेरा ये ख्याल है कि इजीली जो नवाज शरीफ हैं उनको रिलीफ मिल जाएगा। तो ये इट्स अ मैटर ऑफ टाइम जी, तो ये मतलब टाइम लगेगा कुछ, लेकिन उनके आने की देर है जी। और फिर अपना सब क्या बयानिया और क्या मुआशी प्लान लेकर आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब? मीनार पाकिस्तान के जलसे से काफ़ी तवक्कुआत हैं नून लीग के कारकुनों को भी और लोगों को भी, तो क्या करने जा रहे हैं नवाज शरीफ साहब? देखिए मियां नवाज शरीफ साहब ने जो है वो पिछले कई माह जो है इस बात की बड़ी मजबूत प्लानिंग की है कि हमने अगर हमें हुकूमत मिलती है तो हमने पाकिस्तान की इकॉनमी को कैसे टर्न अराउंड करना है, कैसे जो है वो इन्वेस्टमेंट्स बाहर से लेके आनी है, कैसे जो है वो नौकरियाँ, कैसे इन्फ्लेशन को काबू करना है, ये सारा कुछ के ऊपर बड़ा डिटेल में काम हुआ है। और हमने जो हमारे पार्टनर्स हैं जिन्हें नाराज़ कर दिया गया था, बिलखुसूस जो हमारे GCC के पार्टनर्स हैं, सऊदी अरेबिया, UAE और कतर, इनसे हमारी बड़ी डिटेल में इसके ऊपर डिस्कशन हो गई और उन्होंने एग्री किया है कि वो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं।
फिर इसके अलावा चाइना जो है वो हमारा एक बड़ा ज़बरदस्त दोस्त है और बड़ी मुश्किलात में उन्होंने हमारी हमेशा हेल्प की, और CPEC इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट उन्होंने हम पे ट्रस्ट करके इधर की भी है, तो उसको हम ज़रा रिवाइव करके जो सेकंड फेज़ होगा CPEC का उसको हम लेके चलेंगे, जिसके अंदर इंडस्ट्रीज़ जो है वो पाकिस्तान में मूव कर सकती हैं, गवादर में और स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में चाइना से जो चाइना में इतनी ज़्यादा वायबल नहीं रही, और फिर उसकी वजह से पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स जो बढ़ जाएंगे, और जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू है कि वहाँ पर डॉलर ख़त्म हो जाते हैं हर कुछ अरसे बाद के, अब क्या करें, वो किसी हद तक रिजॉल्व हो सकता है। तो ये एक बड़ा डिटेल किस्म का प्लान है, एक माशी प्लान है जिसका बड़ी डिटेल जो है वो काम हो चुका है, और मियां नवाज शरीफ साहब के ताल्लुकात और उनकी स्टेट्समैनशिप जो है वो इसके अंदर बहुत पिवटल है। तो किस किस्म की गारंटीज़ हैं या अंडरस्टैंडिंग है, और ये बार बार कहा जा रहा है आपके सियासी मुखालफिन की तरफ से, तहरीक इंसाफ की तरफ से, कि ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ अंडरस्टैंडिंग की कोई ज़रूरत तो नहीं होती है हमारे मुल्क में मेरे ख्याल में। ये देखिए, इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्या हमारी हो सकती है, इलेक्शन होगा, हम तो कह रहे हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, जो जीतेगा वो हुकूमत बना ले। अब अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत बना सकती है इस पोजीशन में तो बना ले, अगर हम होए तो फिर अरे हम बना लें, हो सकता है हम दोनों को मिलकर बनानी पड़े, तो एक तो वो है ना, ये कहते हैं कि आगे क्या होगा वो तो लेवल प्लेइंग फील्ड है आपके ख्याल? देखिए ये हम हुकूमत में नहीं है ना, हम पंजाब में है ना, पख्तूनख्वा में, ना विफाक में, ना कहीं और है, तो हम तो खुद डिमांड ही कर सकते हैं ना कि लेवल प्लेइंग फील्ड। आपके लिए तो फील्ड लेवल की जा रही है ना, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड है हमारे लिए लेवल नहीं की जा रही। हाँ। वो तो मतलब कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाई जा रही है। कोई ऐसा तो नहीं होगा ना कि 4 लाख बंदे इलेक्शन ये पोलिंग एजेंटों में अपना पोलिंग स्टेशनों में घुस के ठप्पे लगाएंगे हमारे लिए, ऐसा तो कोई नहीं करेगा ना। मैं आपसे आप भी ये बात समझते हैं, या जिस तरह लोगों को तोड़ तोड़ के PTI में शामिल कराया गया, वो वाला तो कोई सीन नहीं है ना हमारे। तो 2018 में क्या हुआ था? यही हुआ था ना, यही बता रहा हूँ मैं आपको। तो इसी तरह के इलेक्शन दोबारा नहीं होंगे? नहीं, हम तो नहीं इस तरह की कुछ चीज़ हमने ना डिमांड की है, ना हमारी कोई इस तरह की रिक्वायरमेंट। हम तो कहते हैं इलेक्शन हो फ्री एंड फेयर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों इतनी बरहम है आप पे? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उनका जहन में कुछ एक प्लान था, कुछ ख्वाहिशात थी, वो जो है उसके ऊपर पानी फिर गया। अब वो हमें उसको जो है वो इल्ज़ाम दे रहे हैं, हालांकि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अब वो तो ज़ाहिर है, अगर आवाम आपको वोट नहीं देंगे, आपके अवाम में पज़ीराई नहीं है, आपको पंजाब में वोट नहीं पड़ रहा, पख्तूनख्वा में नहीं पड़ रहा, बलूचिस्तान में नहीं पड़ रहा, तो हमारा तो कोई कसूर नहीं है ना। ये तो अब आपकी अपनी प्लानिंग थी। आप 15 साल में सिंध में इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाते, कराची को ऐसा ज़बरदस्त कर देते, कराची को दुबई बना देते, तो पूरा पाकिस्तान आपके पीछे लगा होता कि भाई इधर भी लेके आओ। तो लाहौर के बारे में भी यही कहते हैं लोग क्या कि आप लोगों ने कौन सा इनकलाबी काम किया? आप कोई लाहौर देखें, कोई अनबायस्ड आदमी को आप लाहौर भेज दें, आज से 30 साल पहले भेज देते, और अभी लोगों को पता है वहाँ पे जो है वो खोता गाड़ी चलती थी कनाल रोड के ऊपर, और ये अपना ये जो माल रोड है, पूरा शहर जो गंदा था, कहीं पे वो अंडरपास फ्लाईओवर नहीं था, उसका गंदा तरीन एयरपोर्ट था। मतलब आप पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बनाना, पूरा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारा का सारा मोटरवेज, ये सारा का सारा काम किसी ने तो किया है ना, खुद आसमान से फरिश्ते तो नहीं आए ना ये करने के लिए। मतलब इस हद तक हमने अल्लाह ताला की मेहरबानी डिलीवर किया कि लाहौर इस्लामाबाद से भी आगे इन जो डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलें एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हम जानने की कोशिश करेंगे कि इलेक्शन की तारीख के बगैर नवाज शरीफ साहब का वापस आना ये कितना अहम है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वेलकम बैक सहाफ़ी प्रोग्राम में। साकिब बशीर साहब, सियासी महाज के ऊपर तो नवाज शरीफ मसरूफ़ होंगे ही, मगर उसके साथ जो कानूनी और आइनी महाज है, अब जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के कुछ फ़ैसले आए हैं, नैब तरमीम के हवाले से भी बहुत सारे मुकदमात बहाल हुए हैं। नून लीग के लीडर्स भी हैं, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर्स भी हैं। तो किस तरह ये तमाम कानूनी अमल असरअंदाज हो सकता है इंतखाबी माहौल के ऊपर? इंतखाबी माहौल के ऊपर तो मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह नैब तरमीम के फ़ैसले के बाद कहा गया था कि ये सारे केसेस जो है वो खुल जाएंगे और उसके बाद मामलात आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे, उस हवाले से मैं थोड़ा सा माजी पर ज़रूर बात करना चाहूँगा कि कल मीन के 2016-17 से लेकर आनवर्ड जो नैब था उसके रवैये मुख्तलिफ थे, उसका जो तरीक़ाकार था मुख्तलिफ था, वो प्रोसिक्यूट करता था मुख्तलिफ तरीके से करता था। यही जो शरीफ फैमिली है, नवाज शरीफ हैं या दीगर है,
तो आज नैब का रवैया जो है वो टोटल हमने मुख्तलिफ देखा, उसकी जो फुर्तियाँ थी वो हमने मुख्तलिफ देखी हैं। तो इट मीन के जो हवाओं के रुख के साथ साथ चीज़ें आगे चलती हैं। अभी हाल ही में इसहाक डार जो है साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना, उनका केस था। जब उनका केस वो बैरून मुल्क चले गए, उनको इश्तिहारी करार दिया गया, उनके केस को जो है वो बड़ी शद्दोमत से आगे बढ़ाया जा रहा था, उनको इश्तिहारी करार दिया, नैब ने करवाया। तो अभी जब नैब तरमीम के बाद केस खुला, नैब कोर्ट में केस लगा हुआ था, तो यही जो नैब प्रोसिक्यूटर हैं आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए, तो इन्होंने कहा जी अगर जज साहब देखें अगर वो बरी आप करना है तो आप कर दें, तो अगर नहीं करना तो बता दें, हम उसको फिर फर्दर जो है वो इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं। तो ये जो बात है इट मीन के रवैये टोटल जो है तब्दील हो चुके हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि नैब तरमीम के बहाल नैब तरमीम के हवाले जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, बहुत बड़ा कोई डंट भी नहीं डालेगा, बहुत बड़ा कोई असर भी नहीं करेगा। वो एक रूटीन के केसेस चलते रहेंगे जिस तरह पहले चलते थे, क्योंकि जब तक के जो प्रोसिक्यूशन जो एजेंसी खुद है वो एक्टिव नहीं होगी, वो नहीं चाहेगी कि हमने प्रोसिक्यूट करके चीजें बढ़ानी है, तो फिर तो असल में जो साबिक़ वज़ीर आज़म की सजाएं हैं नवाज शरीफ की 2 केसेस में, उन सजाओं के खत्म होने के कितने चांसेस? उन सजाओं में जो एक सज़ा है एवनफील्ड रेफरेंस में, उसमें जो मरियम नवाज़ हैं और कैप्टन सफदर, उन पर फैसला आ चुका है। तो उसमें जो नवाज शरीफ साहब जो है उनके हवाले से जो ऑब्जर्वेशन वहाँ पे दी गई है, उसको अगर देखा जाए तो ये एवनफील्ड की सज़ा ख़त्म होना एक फॉर्मेलिटी होगी, वो ओपन होगी और वो कहेंगे कि आपने पहले ही आर्गूमेंट्स तो सुने हुए। क्या ऑब्जर्वेशन दी थी मरियम नवाज के केस में? हाँ, उसमें एग्जैक्टली वर्ड तो मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट क्या थी, लेकिन मिल्कियत से लिंक नहीं है नवाज शरीफ का, जो लिंक जो है वो साबित नहीं हो रहा। बुनियादी पॉइंट यही था। उन्होंने कहा था नवाज शरीफ का भी साबित नहीं, नवाज शरीफ का भी साबित नहीं हो रहा, और उनका तो उन्होंने कहा है ही बाद में आएगा ना। उन्होंने कहा था कि पहले इनका साबित होना है फिर बाद में उनका आना है। तो ये एवनफील्ड वाला तो एक फॉर्मेलिटी है। दूसरा केस जो है अल अज़ीज़िया रेफरेंस, उसमें यह था कि सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था जज वीडियो स्कैंडल वाला। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को भेजा था कि हाई कोर्ट जो है इस जो एंगल है इसको पहले डिसाइड करेगा इस अपील में और उसके बाद आगे बढ़ेगा। तो वो जैसे ही अब जब खुलेगा ना केस, तो हाई कोर्ट के सामने वो मामला आया, तो वो बज़ाहिर मुझे ऐसे लगता है कि मे बी हाई कोर्ट जो है उसको मेरिट पर डिसाइड भी कर दे, लेकिन रिमांड बैक हो जाएगा। रिमांड बैक होते ही इनकी सज़ा ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, ये भी सवाल है कि क्या चेयरमैन तहरीक इंसाफ इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे? आपको क्या नज़र आ रहा है? नहीं, वो तो बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। उसकी वजह यह है कि एक तो तोशा खाना केस में उनकी नाअहली अभी भी बरकरार है, उनकी अपीलें अभी दूर दूर तक जो है वो मुकर्रर होने का इम्कान नज़र नहीं आता। फिर दूसरा, उनके खिलाफ साइफर केस का जो ट्रायल है वो शुरू हो चुका है ऑलमोस्ट, तो उन पे 23 को या एक हफ्ता 10 दिन बाद फिर जो है फ़र्द जुर्म आयद होनी है, तो फ़र्द जुर्म के बाद उनका ट्रायल आगे बढ़ेगा। तो आज की अगर बात की जाए तो नवंबर भी है, दिसंबर भी है, जनवरी भी है, तो 3 माह है, 3 माह या 4 माह में अगर इलेक्शन से पहले, तो हो सकता है कि उसका ट्रायल भी मुकम्मल हो जाए और उस ट्रायल में उनको बेशक 1 साल की भी सज़ा हो, तो उस सज़ा की बुनियाद पर फिर उनकी नाअहली हो जाएगी। तो मुश्किल मुझे लग रहा है कि वो इलेक्शन में खुद जो है वो पार्टिसिपेट कर सकें। तो अफनानुल्लाह साहब, आपके लिए तो ज़ाहिर मैदान साफ़ है। मैदान तो ज़ाहिर साफ नहीं होता, वो तो जब इलेक्शन होगा वो सारे मामलात जो होते हैं वो तो चलेंगे ना, वो तो। और PMLN का जो है वो एक वोट है, एक प्रो नवाज शरीफ वोट है पंजाब में, और 2, बल्कि मैं तो ऐसा कहता हूँ 2 ही हैं, एक प्रो नवाज शरीफ और एक अगेंस्ट नवाज शरीफ है। तो वो जो अगेंस्ट वाला है वो कहीं ना कहीं तो नहीं, प्रो नवाज शरीफ और एक प्रो इमरान खान है। तो प्रो इमरान खान तो वो देखें, वो हम अगेंस्ट नवाज शरीफ इसलिए कहते हैं कि वो वोट यहाँ पीपल पार्टी का जाता है। नाम नहीं लेना ना भारत। नहीं, वो वोट यहाँ वो ट्रांसलेट होता है पीपल पार्टी के पास, या वो ट्रांसलेट हो जाता है PTI के पास, तो वो है हमारे अगेंस्ट वाला वोट, वो हमारी तरफ नहीं आता, वो हमारे मुखालिफ कहीं इधर उधर घूमता रहता है। तो ये जो बाकी पार्टियां नहीं बनी हैं, तहरीक इंसाफ पार्लिमानी पार्टी जो है और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, इनका आप कैसा देखते हैं? लेकिन मैं तो इनका जो है वो ज़ाहिर है ये कुछ सीटें तो ज़ाहिर है जीती जाएंगे, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी जो होती है उसको बनाना एक बड़ा मुश्किल काम है। फिर उसकी एक आइडियोलॉजी होनी चाहिए, उसके वर्कर्स जो हैं अलाइंड होते हैं उस आइडियोलॉजी के साथ। इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई ना कोई, अब मुझे नहीं पता, वो तो सियासी जो लोग हैं नून लीग की क्या आइडियोलॉजी? हम सेंटर राइट है ना, वी आर अ सेंटर राइट पार्टी। हमारे आदमी को आप नजरिया अपने कैसे प्रो डेवलपमेंट और सेंटर राइट पार्टी है। हमारा एक इस्लामिस्ट क्या कहते हैं वो भी है, वोट को इज्जत दो वगैरह, वोट को इज्जत दो भी है हमारा, बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारी एक स्ट्रगल है जो है इस मुल्क में सिविल सुप्रीमेसी की, जिसके अंदर हमने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं।
तो वो भी एक है। और लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर जो है वो डेवलपमेंट हो, इस मुल्क के जो लोग हैं उनके जो पॉवर्टी है वो ख़त्म हो, ये माशी तौर पे पाकिस्तान एक बहुत बड़ी ताकत बने। और ये बन सकता है अगर हम आपस की लड़ाई ख़त्म करके एक तरफ चलना शुरू हो जाए, तो ये उतना मुश्किल काम नहीं है। तो जनरल बाजवा जनरल फैज़ को भूल जाएं? देखें, जनरल बाजवा और जनरल फैज़ जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि उन्हें भूल जाना चाहिए, क्योंकि जो कौमें अपनी गलतियाँ भूल जाती हैं वो दोहराती हैं। तो फिर क्या करें? ये तो देखें, ये इसके ऊपर ये काबिल बहस बात है कि इसका अच्छा। कोई, वरना ये देखें ना, ये मुशर्रफ ने कहा कि मुझे माफ़ कर दें, तो फिर वो मामला वहाँ नहीं सेटल हुआ, फिर ये मामला आके ये इधर आ गया बाजवा साहब के पास, तो मामला सेटल तो नहीं हो रहा ना। अच्छा, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करें। अभी जो एक मूव चल रही थी, ईवान सदर को कहा जा रहा है कि वो इस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातों को बिठा के कोई आपस में बातचीत करें, तो आप इसके हक में? नहीं, बिल्कुल भी हक में नहीं है। ईवान सदर का ये काम ही नहीं, प्रेसिडेंट का ये काम ही नहीं। और प्रेसिडेंट साहब का ने अपना स्टेचर इतना ख़राब कर दिया 5 साल में PTI के सदर बन के, बजाय इसके वो पाकिस्तान के बनते, कि उनकी जो है कहने के ऊपर तो कोई PTI वाले भी शायद ना है। तो इसके अंदर आप बाइकआउट करेंगे? अगर हम तो उसको बाइकआउट नहीं, हम हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है उसके अंदर। हमने अगर किसी से कोई बात करनी है हम डायरेक्ट कर लेंगे। आप खुद डायरेक्ट बात करना चाहेंगे PTI से? देखिए, PTI को ना कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेंगी हमारी बात करने से पहले। अभी तक नहीं सिखाई उन्होंने। वो अब ये इस बात का सबूत नहीं है कि इन्होंने सीखा है। अच्छा। क्योंकि देखिए, बात ये है कि ये अगर हमने 2013 से 18 तक तो इनको कुछ नहीं कहा ना। कितना इन्होंने धरने और अंपायर की उंगली और चाइना का प्रेसिडेंट नहीं आने दिया, क्या नहीं किया इन्होंने। और उसके बाद RTS बिठा के जिस तरह आए ये, तो ये अगर कुछ सीखने वाले कोई तहजीब याफ्ता लोग होते तो ये हमारे अच्छे किरदार से सीखते गए, और आते ही हमारी तहसीह कर दी इन्होंने। तो ये अब इनको थोड़ा सा रगड़ा अगर लगेगा तो ये मेरा ख्याल है इसका सबसे ज़्यादा फायदा इमरान खान को होगा और फिर PTI को। कौन रगड़ा लगा रहा है? जो भी है जेलों में रगड़ा तो वही लगा रहे हैं जो इनको लेके आए थे। अच्छा। और कौन लगाएगा? मानते हैं कि ये अदालतों से और कानून के मुताबिक नहीं हो रहा, आप ये कह रहे हैं? नहीं, वो अदालतों और कानून के मुताबिक दायरे, इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां भी की है ना। अगर आप साइफर उठा के इस तरह घुमाएंगे तो कल गले तो आगे पड़ेगा। तो उसका अकल इस्तेमाल करनी चाहिए थी ना, जब साइफर को घुमा रहे थे कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में क्या लिखा हुआ है, ये कल को केस बनेगा तो मेरी ऐसी हो जाएगी। तो उस टाइम पे कर दिया और अब जो है वो मुकद्दमा पड़ रहा है। ये है ना कि इनको जो 2018 में लाए थे, अब आपको 2023 में ला रहे हैं। हमें ला नहीं रहे, हमें लाया उसको जाता है जिसका अवाम में कोई वो ना हो। आप मुझे बताएं ना, हमें कोई 3 लाख ये लोग पोलिंग स्टेशनों में घुस के हमारे लिए ठप्पे लगाएंगे? आप मुझे बताएं, कभी भी नहीं हो सकता ये काम। ये तो PTI के लिए इन्होंने किया, हमारे लिए तो आज तक कोई, हम रिसीविंग एंड के ऊपर हैं 1993 से। उससे पहले शायद कुछ हो या, लेकिन उसके बाद तो हम रिसीविंग एंड पे ही चले जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया अफनानुल्लाह और साकिब बशीर। प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में बात करेंगे पेंशन बम की जो सरकारी मुलाजमीन पे गिराया गया है, एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बर्क गिरती है तो बेचारे सरकारी मुलाजमीन पर, चाहे टैक्स में इजाफा हो या फिर पेंशन या तनख्वाहों की कटौतियाँ, ये सब मामलात इस्लाहात के आखिरकार इनका जो बम है वो सरकारी मुलाजमीन पर ही फटता है। और अब की बार एक पेंशन बम फाड़ा गया है। बज़ाहिर तो ये तजावीज़ हैं और इस्लाहात का हिस्सा हैं और अभी हुकूमत ने कोई हतमी फ़ैसला या नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, मगर पेंशन के हवाले से जो ख़बरें आ रही हैं पाकिस्तान भर के सरकारी मुलाजमीन के लिए, मासूम फ़ौजी मुलाजमीन के लिए ऑब्वियसली ये कुछ अच्छी ख़बरें नहीं हैं। मुख्तसरन आपको पहले तो सरकारी मुलाजमीन के एक यूनियन लीडर की बात आपको सुनाते हैं जो पहले से ही इस खदशे का इज़हार कर रहे थे, और ये बात करने के बाद ये रहमान अली बाजवा चीफ कोऑर्डिनेटर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ग्रैंड अलायंस जो हैं, ये इन खदशात का इज़हार करने के फ़ौरन बाद गिरफ़्तार हो गए थे। और अब जबकि सरकारी मुलाजमीन पे ये पेंशन बम फाड़ा गया है तो वो इस वक्त भी जेल में है। आइए देखते हैं उन्होंने कहा क्या था। फैसला कुल लड़ाई है। इस धरने ने तयन करना है मुलाजमीन की बाद अज रिटायरमेंट जो मराहत हैं उसके हवाले से, लीव इनकैशमेंट हो, पेंशन है, ग्रेजुटी है या कम्यूटेशन के हवाले से मामलात हैं। जो तजावीज़ सामने आई हैं उनके मुताबिक जो मौजूदा फार्मूले के तहत पेंशन मुलाजम की हासिल करदा आखिरी तनख्वाह के मुताबिक जमा की जाती है। तजवीज़ के मुताबिक आइंदा आखिरी 3 साल की तनख्वाहों की बुनियाद पर इकट्ठी की जाएगी। मौजूदा फार्मूले के तहत 35% रकम रिटायरमेंट के वक्त यकमुश्त
और 65% बाद के बरसों में माहाना इकसात की सूरत में दी जाती हैं। तजवीज़ के मुताबिक आइंदा 25% रिटायरमेंट के वक्त और 75% बाद के बरसों में माहाना किस्तों पर दी जाएगी। पेंशन को तीसरी सतह जैसे कि गैर शादीशुदा, तलाक याफ्ता या बेवा बेटी को देने के उम्र भर के लिए देने के बजाय सिर्फ 10 साल तक देने की तजवीज़ है। ताहम शहदा के ख़ानदानों के लिए यह हद 20 साल और उनके ख़ानदान के माजूर अफराद के लिए और बेटियों के लिए ताहयात ये जारी रहेगी। रिटायरमेंट के बाद जो अफराद पब्लिक सेक्टर में दोबारा मुलाजमत अख्तियार करेंगे उन्हें तनख्वाह और पेंशन दोनों नहीं मिलेगी। मुतल्लिका मुलाजिम को तनख्वाह या पेंशन में से किसी एक चीज़ का इंतखाब करना होगा। रिटायर्ड फौजी अगर दोबारा से सरकारी मुलाजमत अख्तियार करता है तो उसे तनख्वाह और पेंशन दोनों 60 साल की उम्र तक हासिल करते रहने की इजाज़त होगी। जो मुलाजिम 25 साल पूरे होने पर जल्द रिटायरमेंट लेंगे, सालाना 30% के हिसाब से इनकी पेंशन पर जुर्माना आयद किया जाएगा जो इनकी रिटायरमेंट की उम्र के खात्मे तक का होगा। इसी हवाले से आज बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सैयद मेहताब हैदर, जो कि मुल्क की माशी सूरत-ए-हाल के ऊपर गहरी नज़र रखते हैं। मेहताब हैदर साहब, बहुत शुक्रिया सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त देने का। आप बताएं कि ये जितनी भी तजावीज़ हैं ये कितने जल्दी फ़ैसले में बदलने वाली हैं और ये कितनी मामला जो है कितना सीरियस है सरकारी मुलाजमीन के लिए? देखें, बुनियादी तौर पर ये जो वर्ल्ड बैंक और IMF की जो कंडीशनैलिटीज़ हैं उनके तहत है। आपको पता है कि IMF का एक मिशन पाकिस्तान में के साथ उसकी जो फर्स्ट जायज़ा है वो अक्टूबर के आखिर या नवंबर के शुरू में टॉक्स के लिए आने वाला है। ये समरी पहले मूव हुई थी PDM के अरसे के दौरान, लेकिन इसकी जो तजावीज़ है वो इतनी ड्रास्टिक और इतनी ज़्यादा अहम है। और देखें, आप इसको पहले तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए इस्लाहात का लफ्ज़ इस्तेमाल करना कोई या रिफॉर्म्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करना ठीक नहीं है, इसलिए कि जहाँ पे आप डिस्क्रिमिनेशन करें, या तो आप फ़ौज के लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी एक लेवल प्लेइंग फील्ड देते, फिर तो मैं कहता कि आप उसको ठीक करना चाहते हैं चीज़ों को। लेकिन अगर आप कुछ लोगों को एग्जेम्पशन देना चाहते हैं जो ताकतवर हैं, फिर तो कल को ऐसे होगा कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो DMG है या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लोग हैं या जुडिशरी के लोग हैं वो अपने लिए भी एग्जेम्पशन तलाश करनी शुरू कर देंगे। इसलिए इनको इस्लाहात करार नहीं दिया जा सकता। पहला तो नुकता ये है। मगर मेहताब साहब, ये जो आप कह रहे हैं एग्जेम्पशन, एक फ़ौजी जो रिटायर होता है वो तो 40-45 साल की उम्र में रिटायर हो जाता है, 50 साल की उम्र में रिटायर हो जाता है। सरकारी मुलाजिम 60 साल पूरे करता है, ठीक है। तो इसमें भी तो यही कहा गया है ना कि जो 60 साल की उम्र से पहले रिटायर होंगे तो उनको नहीं, ये जो बाकी तजावीज़ है वो सिर्फ उनके लिए है जो दोबारा से सरकारी मुलाजमत हासिल करेंगे। सिर्फ उनके ऊपर ये कहा गया है कि वो 60 साल की उम्र तक जो है उनको वो हासिल कर सकते हैं दोनों, यानी उनको पेंशन भी मिलती रहेगी और उनको जो रीहायरिंग होगी तनख्वाह भी मिलती रहेगी। ये जो बाकी जितनी तजावीज़ हैं जिसमें कम्यूटेशन जो है वो आपने 35 से 25% कर दी है, बाकी आपने उनकी ग्रेजुएटी जो है उसका भी पहले आप ये करते थे कि आप बुनियादी तौर पे जो लास्ट आपकी सैलरी है उसकी बुनियाद पे आपको मिलती थी, अब आपने एवरेज आउट कर दिया 3 साल पे। तो वो सारे इकदाम हैं जिसके नतीजे में जो सिविल मुलाजमीन हैं उनकी पेंशन के ऊपर मेजर और ड्रास्टिक जो है वो तब्दीली आएगी, कमी वाकई होगी। या तो आप सबके लिए एक जैसा निज़ाम कर दें, कोई एतराज़ नहीं है। जो सबसे बड़ी मैं समझता हूँ इसके अंदर ज़रूरत थी और जिसका डॉक्टर साहब ने ऐलान भी किया था कि हम ये नहीं चाहते कि लोग 2 से 3 और 4 पेंशन्स जो है वो हासिल करते रहे, मल्टीपल पेंशन्स। वहाँ तक बात ठीक थी। दूसरी जो बात ठीक थी वो थी कि आप कंट्रीब्यूटरी पेंशन की तरफ जाए। आप ये देखें ना, इस साल का अभी मैं आपके प्रोग्राम में आने से पहले बजट देख रहा था, फेडरल गवर्नमेंट 800 अरब रुपए इस्तेमाल करेगी, लेकिन इसमें हमें बिल्कुल खुल के बात करनी चाहिए कि ये 800 अरब रुपए में 80% तो डिफेंस के लोगों की पेंशन है, 20% आप सिविलियन मुलाजमीन के लिए पेंशन है। तो आप उनकी 20% लोगों के ऊपर तो आप कुलाड़ा चला रहे हैं, लेकिन 80% लोगों को आप फिर प्रोटेक्ट कर रहे हैं। या तो सबके लिए यकसा निज़ाम ले आएँ, और दूसरा ये है कि दुनिया में ऐसे नहीं होता कि हुकूमत अपनी जेब से निकाल के पैसे दे दे और वो पैसे हर साल देती रहे।
कंट्रीब्यूटरी पेंशन का मकसद ये होता है, और वो हम नए लोगों के लिए उसको बिल्कुल इंट्रोड्यूस करना चाहिए कि जब आप गवर्नमेंट जॉब के अंदर आएँ तो कुछ कंट्रीब्यूशन आप करें, कुछ कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट करे, एक पेंशन फंड बने, वो पेंशन फंड इन्वेस्ट हो, उस इन्वेस्टमेंट से जो पैसे मिले वो लोगों की पेंशन के लिए, जैसे बाहर के मुल्कों में होता है। ये नहीं है कि मैं अपनी जेब से या हुकूमत अपनी जेब से निकाल कर पेंशन के पैसे रख दे और उसको इस्तेमाल करता रहे। दूर करेंगे कि सरकारी मुलाजिम 60 साल की उम्र में रिटायर होता है और जो फौजी लोग हैं वो बड़े जवानी में रिटायर हो जाते हैं, सिपाही हैं और अफसरान भी बन के। देखें, उसके लिए जो बाकी फार्मूला है उनके लिए और बाकी लोगों के लिए यकसां करें। ये जो दूसरी बार रीहायरिंग वाला है वो बरकरार रखें, ठीक, क्योंकि वो जायज़ बात है, क्योंकि वो वाकई 42 इयर्स की एज से भी नीचे जो सोल्जर्स हैं वो कुछ 38 इयर्स मेरे ख्याल में लिखा हुआ है सबरी के अंदर भी। ये बात ठीक है कि वो 60 साल तक अगर दोबारा नौकरी करें तो वो दोनों उनको मिलती रहे, ये बात जायज़ है, जो बात जायज़ है वो ठीक है। अब ये बताएं, ये जो कहते हैं अभी तो इब्तदाई इश्क है रोता है क्या, ये आपको लग रहा है कि आगे जाके ये जो निगरान हुकूमत है ये अभी तो सिर्फ पेंशन में मराहत में कटौती है, तो बाद में तो ये कुछ इदारे बंद भी होंगे, सरकारी मुलाजमीन की जॉब्स भी जा सकती हैं, कोई ऐसे मामला भी? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी एक कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक रिवाइवल बनी हुई है। उसके जो TORs थे वो तो ये थे कि 15 दिनों के अंदर उन्होंने अपनी रिपोर्ट फाइनल करनी थी। अभी मिनिस्टर साहिबा IMF की और वर्ल्ड बैंक की एनुअल मीटिंग अटेंड करने के बाद जब वतन वापस पहुंचेंगी तो आप ये देखेंगे कि उसकी एक कमेटी की मीटिंग है नेक्स्ट वीक के दौरान, और उसमें मैं एक बात आपके साथ यहाँ पे कर सकता हूँ कि ये जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं और जो पार्लियामेंटेरियंस भी उसके अंदर शामिल है, चूँकि PSDP जो है उसकी स्कीम्स हैं, उसके मुतलका फोरम्स हैं, PSDP की जो रकम रखी गई थी उसके अंदर भी कट प्रपोज किया जाएगा। ऑस्टेरिटी का नाम उसको दिया जा रहा है कि हमने सादगी, आपको याद होगा कि जब PDM की भी गवर्नमेंट थी इन्होंने भी एक सादगी की मुहिम के लिए बड़े ऐलानात किए थे, वो अलग बात है कि उस पर अमल दरामद नहीं हुआ था, लेकिन अभी भी आप देखें तो ये दोबारा से, हालांकि इनका मैंडेट ये नहीं है, इनका मैंडेट ये है कि ये मखसूस टाइम फ्रेम के अंदर इलेक्शंस करवाएं, लेकिन ये कुछ इकदाम आपको नज़र आएंगे कि डेवलपमेंट साइड पे भी ये कट लगाने की बात करेंगे और ये IMF के प्रोग्राम की रिवाइवल के लिए, चूँकि ये एक मेजर इशू इस टाइम बनेगा। ये पेंशन की जो रिफॉर्म्स हैं ये मुलाजमीन को भी पता है जो सिविलियंस हैं, और ये समरी जो है वो मूव करके जो है स्पेशल सेक्रेटरी साहब के दस्तखतों से ये मूव हुई है, अब प्राइम मिनिस्टर के टेबल पे पड़ी हुई है। अब देखते हैं कि उसके बारे में क्या फैसला करते हैं। बहरहाल फैसला तो सबको नज़र आ रहा है जो हालात जा रहे हैं। और देखिए, एक बात तो है कि हमारे पास वसाइल की कमी है, लेकिन तो वसाइल मिलेंगे, वसाइल ये पेंशन की कटौतियों से कितने वसाइल इकट्ठे हो जाएंगे? देखिए, मैं यही तो कह रहा हूँ, ये जो इन्होंने इस्लाहात का नाम दिया है इसको, मेरा इतराज़ ही इस बुनियाद पे है कि अगर आपने वाकई इस्लाहात करनी है तो फिर सब कुछ शामिल करके करें। ये पिक एंड चूज जो है ना, ये हमेशा गलत होता है और ये ठीक नहीं होता। अब ये बताएं कि जो हाल ही में अभी 40 रुपये लीटर पेट्रोल की कीमत एकदम से नीचे लाई गई है, तो क्या इसका कुछ असर नहीं होना चाहिए था? महंगाई में कुछ कमी नहीं होनी चाहिए थी? ये अगले 15 दिन जो ही गुजरेंगे तो फिर महंगाई में कमी होते होते कहीं फिर डबल ना हो जाए। देखिए, मैं समझता हूँ कि इसमें जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं और जो फेडरल गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट के पास एक इदारा है नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी, जिसको प्लानिंग मिनिस्टर जो है वो चेयर करते हैं, और सूबाई हुकूमतों की बेसिकली अब जो ट्रांसपोर्ट के फेयर्स हैं उनको कम करने की जिम्मेदारी है। लेकिन एक मसला है, वो मसला ये है कि हमने जो डॉलर आपने देखा कि उसको नीचे लेकर आए एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स के थ्रू, आज आप देखें कि उसने दोबारा रिबाउंड किया है। तो जब तक हम अपने फंडामेंटल्स को ठीक नहीं करेंगे, यानी डॉलर इनफ्लोज को बेहतर नहीं करेंगे। देखिए, डार साहब ने जुलाई में कुछ 3.5 से 4 बिलियन डॉलर्स के इनफ्लोज जो है वो किए। ये निगरान हुकूमत पिछले 2 माह के अंदर बताए, तो वो जो मोमेंटम वो क्रिएट करके गए थे ये उसको बरकरार नहीं रख सके। एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स तो आपने ले लिए, उसके नतीजे में आपने देखा कि पेट्रोल की कीमतें भी कम हो गई, ठीक है, लेकिन वो इनफ्लोज बेहतर नहीं हो रहे। दैट इज प्रॉब्लमैटिक। तो इलेक्शन, और ये देखिए एक और बात, अभी आप ये देखिए कि इंटरनेशनल मार्केट में ये हमास और इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसकी वजह से प्राइसेस में दोबारा से इंक्रीज होना शुरू हो गया, और अगर ये डॉलर में भी दोबारा से ये प्रॉब्लम आती है तो 15 दिन बाद फिर प्राइसेस शायद बढ़ानी ना पड़ जाए। तो ये एक चैलेंज है। बहुत शुक्रिया मेहताब, आपने साफ़ी प्रोग्राम को वक्त दिया। अब देखें आने वाला वक्त जो है मज़ीद
मुश्किल फ़ैसलों की नवीद लेके भी आ सकता है और इसके लिए बतौर कौम भी हमें तैयार रहना है। मगर ये भी देखना है कि जो भी फ़ैसले हों, जो भी इस्लाहात हों, वो सिर्फ़ और सिर्फ सरकारी मुलाजमीन की जेब के ऊपर ना की जाए। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।